Hello everyone, welcome back to the channel again with amazing episode of our podcast. अभी तक 6 एपिसोड ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. दिस इज द 7th एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट और आज हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं बिकॉज आज का जो पॉडकास्ट होगा वो काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं परसुइंग देयर कैरियर इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स इस टाइप चीजों. क्योंकि इन इंडिया का और इंडिया इंडिया का काफी सारी जगहों पर भी ऐसा ही होता है कि लोगों को स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं मिल पाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली वो स्टेप कौन सा होता है. तो आज के हमारे गेस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल हैं बिकॉज आज भी हम काफी ज्यादा अच्छी बातें करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आवर गेस्ट इज मिस्टर सौरभ एंड विद स्मॉल इंट्रो मिस्टर सौरभ स्टार्ट करते हैं. तो आप अपना एक इंट्रो दीजिए एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड फर्दर. Hi, myself Saurabh. I'm a PhD student at the Max Planck Institute for Radio Astronomy, जो कि Bonn में है, Bonn in Germany, and I basically work on theoretical astrophysics. तो मेरा काम mainly क्या है कि black holes और और जो compact objects होते हैं, exotic objects, उनको theoretically study करना, and then comparing models with the observations. So I kind of work in between theory and observations. It's kind of like overlap. So that is what I'm doing right now. I just completed my first year. And thanks for inviting me firstly, to this podcast and hoping to share जो मेरे को पता है जितना हो सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट इज की फॉर परसुइंग आवर कैरियर इन फिजिक्स. तो स्टार्ट कैसे करते हैं एंड आई विल आस्क कि आप ट्वेल्थ के बाद से बताइए बिकॉज उसके पहले का हमें क्लियर है कि पीसीएम होता है. ट्वेल्थ के बाद से अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इन इंडिया तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? So astrophysics का जो करियर है ना, it depends normally student to student. But एक conventional path मैं बता सकता हूँ in general अगर किसी को follow करना है, which is irrespective वो कहीं पर भी हो, irrespective. तो normally अगर किसी को astronomy, astrophysics या cosmology में interest है, so 12th में आप mathematics and you take sciences, and the most important thing is you should love physics. Right? अगर फिजिक्स से प्यार नहीं है तो फिर एस्ट्रोनॉमी और वो सब तो कैसे करोगे? बिकॉज इन टुडेस टाइम व्हाट यू रिक्वायर कि आपको मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, एंड जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए. Now it takes a lot of time, so you have to prepare yourself, you have to brace yourself for this, of this long career which takes place. So आप पहले start करते हो बैचलर्स से. तो आप बैचलर्स नॉर्मली आप करोगे जैसे बीएससी और बीएस प्रोग्राम. सो बीएससी इंडिया में 3 साल का होता है, राइट, एंड बाहर बैचलर्स ऑफ साइंस व्हिच इज बीएस वो 4 साल का होता है. द फाइनल ईयर इज बेसिकली जस्ट रिसर्च बेस्ड, राइट. So that BS is 4 year program in India. BSc is a 3 year program. तो आप BSc करोगे Yeah, normally. एक्चुअली वन थिंग कि इन इंडिया भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे या इसकी उसमें अब उसमें 4 year वो program भी फोर आ इयर्स गया. का हो गया. या या डेफिनेटली आई जस्ट दैट इज द नॉट पॉइंट. क्योंकि या या इन जनरल. डेफिनेटली या इन जनरल अभी 4 year का प्रोग्राम है, तो दैट्स एक्चुअली मच बेटर. क्योंकि अगर किसी को बाहर के लिए अब्रॉड स्टडीज करना होता है तो उसके लिए 4 year प्रोग्राम रिक्वायर होता है. ठीक है, तो उसके लिए लोग यूजुअली बीएससी करके मास्टर्स करके फिर बाहर जाते हैं टू परस्यू देयर करियर्स. तो अभी क्या है कि आपने बैचलर्स किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स किया था फिजिक्स में, तो माइन वाज बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, मतलब कह सकते हैं कि मेजर इन फिजिक्स था. ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू गो ऑन टू परस्यू योर मास्टर्स ऑफ साइंस व्हिच इज एमएससी, व्हिच इज अ 2 year program. And then उसके बाद you join a PhD program, which is Doctor of Philosophy, which comes from Latin word itself. And जब वो आप वो करते हैं तब it's a 5 year program average in India. PhD का जो टाइमलाइन है वो 5 साल तक चलता है. And उसमें you learn how to do research and all those things. फिर उसके बाद करियर चालू करते हो आप एक तरीके से. ये आपका एक क्या कहते हैं बेसिक फ्रेमवर्क है जो इस टाइम पे कन्वेंशनल काइंड ऑफ सेट है, सो दैट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे सो दे एक्चुअली लुक फॉर दिस. तो ये जनरल बता रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज सेट बाय मी, बट इज समथिंग दैट इज सोसाइटल बेस्ड, राइट. एंड फिर आप इसमें जाने के बाद आप पोस्ट डॉक करते हो. पोस्ट डॉक और व्हाट यू मीन पोस्ट डॉक्टरल वर्क. सो यू डू अ पोस्ट डॉक which consists of usually from 1 to 3 years, डिपेंड करता है आप कितना भी, मतलब 1 से 2 साल 3 साल. एंड देन यू गो फॉर अनदर पोस्ट डॉक. ठीक है, वो भी 1 से 2 साल. तो आप अलग अलग जगह पे जाके रिसर्च करते हो अलग ग्रुप्स के साथ.
And then, फिर usually you try to find a position of assistant professor in some place. ठीक है. That is usually how the career of people who wants to work in astronomy and astrophysics goes on. तो 12वीं यानी 12th के बाद से लेके ये जो पोस्ट डॉक का सफर है, तो 3 साल आपका बैचलर्स, अब 4 साल हो गया, राइट? 2 साल का मास्टर्स, 5 साल की Yeah. पीएचडी, तो आपका 11 साल तो इधर ही हो गया, एंड देन उसके बाद 2-2 साल की पोस्ट डॉक, विच गोज ऑन 16 years, एंड देन फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ पे परमानेंट पोजिशन सॉर्ट ऑफ के लिए आप अप्लाई करते हो, विच इज नॉट एग्जैक्टली इजी, एंड वो भी डायरेक्टली नहीं मिलता, बट जनरली ये पूरा Exactly. प्रोसेस करने के बाद आप ऐसे जाते Okay. So basically, from where you have done your bachelor's? हो. तो From मैंने बी एस सी अपनी दयाल सिंह कॉलेज विच इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से करी थी, उस टाइम पे 3 साल के प्रोग्राम था, so it was BSc physics on. okay. So basically, आपने DU से अपनी BSc कंप्लीट करी एंड आफ्टर दैट आपने मास्टर्स की या फिर मैंने आपने मास्टर्स नहीं, मैंने मास्टर्स कर दिया, आई डिड एमएससी इन फिजिक्स, बट या स्पेशलाइजेशन इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. तो एक ये छोटा सा पार्ट भी आता है, अगर आपको किसी जगह पे इस टाइप की स्पेशलाइजेशन मिलती है इन पर्टिकुलर फील्ड, सो यू कैन ऑप्ट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी. तो मैंने जो मास्टर्स करी थी गुजरात से करी थी, वेयर दे हैड एन ऑप्शन फॉर स्पेशलाइजेशन. तो उसमें क्या था, आई ओके स्टडीड डिफरेंट एस्ट्रोफिजिक्स के सब्जेक्ट्स, मोस्टली जनरल रिलेटिविटी. That is basically my field of research as of right now. And ओके yeah, then master's के बाद right now I'm here for my PhD. ओके सो बेसिकली वी हैव टू कंप्लीट आवर बट ये होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशल करनी पड़ती हैं नॉट स्पेशल बट हाँ थोड़ा एडिशन में करनी पड़ती है लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर बीएससी स्टूडेंट क्योंकि बीएससी सब करते हैं फिजिक्स ऑनर्स सब लोग करते हैं बट व्हाट मेक्स आवर मतलब जो हमारे चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के इन इंडिया या फिर फ्रॉम इंडिया से बाहर तो वो कैसी चीजें क्या चीजें होती है थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए ऐसा So normally, if you're hinting towards research work and some experience in that regard, that is kind या of important nowadays, given that there is already a lot of competition all around, and if you want to stand out, then you'd rather want to be on एग्जैक्टली the upper edge, right? And this extra research experience जो आप bachelor's में करते हो या masters में करते हो, वो आपको help करता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट में जॉब रहता है एज एन अंडर ग्रेड, नॉर्मली व्हाट एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस वाज कि आई शुड फर्स्ट कंप्लीट माय बेसिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स में, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, एंड देयर इज दिस पार्टिकल फिजिक्स एंड ऑल दोस जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना व्हिच मेक अप द बेसिक फिजिक्स, यू हैव टू फर्स्ट गो या थ्रू दैट, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स कर ही नहीं सकते. फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे को ब्लैक होल पढ़ना है, ठीक है, सो ब्लैक होल के आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी कैसे वर्क करती है. फॉर ग्रेविटी आई नीड टू अंडरस्टैंड जनरल रिलेटिविटी. Not to understand general relativity itself, I need to understand how vectors work, how tensors work. उसके लिए मेरे को जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, और वो सब पूरा आता है जो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ूंगा. सो you have to go up the ladder one by one and you can't really jump onto that. And that's या how even I एग्जैक्टली proceeded, going from basics and get your these fundamental subjects from. और उस तरह से यहीं पे नहीं रुकता. लेट्स से अगर मेरे को अब जैसे मैंने ब्लैक होल, okay, hi, good. मेरे को लगा कम कैमरा टेक. So now after you want to understand how black holes work, then you want to understand कि उसके आजू बाजू के processes and how that work. For that what you need to do, you need to understand कि physics वहाँ पे कैसे work कर रही है, which includes thermodynamics, statistical physics, quantum mechanics, right? वहाँ पे synchrotron processes होती है. So you need to understand how radiation physics work, right? So you need to understand basic radiation processes that happen. So which you study in even in your 12th class and also in your bachelor, right? All the way up to that. So आपको या पूरा वो radiation वहाँ से आपको study करके then you directly apply that. So that's what it means, right? Physics in space in the whole या cosmos. So that's how you do. And if also to या answer the question, if you want, कि आपको research experience क्या है, and you want to gain some experience, तो या usually how you can do is कि आप जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, फर्स्ट रीच आउट टू देम, क्योंकि वो आपके सबसे नियरेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कि आपको वहां से सीखने को मिलेगा. अगर आप वहां पे आपको कोई नहीं मिलता, then you reach out to other professors via email. So right now we have this internet, as the biggest resource. I hope my voice is audible. Hello. Okay. So you can hear me, right?
या Okay. आवाज आ रही है Okay. क्या? So you have to reach out to your professors जो आपके कॉलेज में रहते हैं। अगर आपको वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल पाता, किसी वजह से नहीं मिल पाता, तो आप दूसरे प्रोफेसर्स को रीच आउट करो जो अलग यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे आपको पता है इंटरनेट है, गूगल है, जस्ट सिट ऑन गूगल, you can make yourself useful if you are sitting on the Google itself and is trying to search कि कौन से प्रोफेसर्स हैं, कहाँ पे क्या रिसर्च चलती है, कैसा उनका बैकग्राउंड है, and then you go and then mail them, simply just asking them that I'm interested in this field, मेरे को आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना है, that's what's possible, starting with a reading project। reading project में क्या है कि वो आपको टॉपिक देंगे, आपको उसको बस पढ़ना पड़ेगा, they'll guide you through basic, not spoon feed you, they'll never spoon feed you, and that is exactly या what should happen। अगर आपको कोई spoon feed करेगा, then आप you'll be या paralyzed in doing या anything। उसकी आदत हो जाएगी एग्जैक्टली। Exactly, वो चीज़ बहुत बुरी है। So you या go through that process। तो या सो दैट इज द पॉइंट कि आपने डीयू से किया है अपना बीएससी एंड डीयू इज, मैं अगर क्लियरली बात करूं तो डीयू की हालत बहुत अच्छी नहीं है अगर मैं रिसर्च वगैरह की चीजों में देखूं। जब तक आप मेन डीयू के उसमें नहीं जाते जहां एमएससी वगैरह की क्लासेस चलती है जहां रिसर्च होती है, अगर वहां आप जाएंगे डीयू इंस्टीट्यूट वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो है आपका मेन, बाकी जो कॉलेजेस हैं डिफरेंट कॉलेजेस, आई एम आल्सो इन ड्यू इन स्वामी शुद्धम कॉलेज एंड आई एम परसुइंग बीएससी फिजिक्स ऑनर्स 4 years वाला। आई एम डूइंग माय रिसर्च विद वन ऑफ माय प्रोफेसर्स बट इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पॉइंट ये है, आई एम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोफिजिक्स, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही इसलिए लिया था बिकॉज आई हैव टू डू रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स। बट वन ऑफ माय सीनियर सजेस्ट मी इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है एट दैट टाइम आपको इस चीज पर रहना होगा कि आप अपॉर्चुनिटी ले लें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रिसर्च में क्या होता है। तो वन ऑफ माय पेपर इज आउट विद वन ऑफ माय फ्रेंड नैनो टेक्नोलॉजी आयरन नैनो पार्टिकल। तो ये ऑल करने के बाद अभी मेरा 3rd year स्टार्ट होगा फ्रॉम अगस्त। तो मुझे इतनी चीजें समझ में आई कि या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अगर है भी तो हमें ये नहीं समझ में आता कि रिसर्च इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसी चीज है तो बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं इंटरनेट पे कोई एक चीज ढूंढता हूँ तो उसकी कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, कई सारे रिसर्च पेपर आते हैं, जहाँ पर कई रिसर्च पेपर ऐसे होते हैं जहाँ के आर्टिकल्स अच्छे नहीं होते हैं, जो एग्जैक्टली हमें उस टाइम पे पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो ये है कि इंटरनेट पे जो रिसर्च पेपर, इंटरनेट पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उस कंटेंट में से जो हमें डिजायर्ड रिसर्च पेपर है इन सब चीजों को ढूंढे कैसे, लाइक दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, so that's actually a good question क्योंकि ये सब करने के लिए you should even know कि आपको सर्च क्या करना है, ठीक है। Google is so vast है। एग्जैक्टली। Actually remember myself facing that same issue, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे को पता नहीं था स्टार्ट कैसे करना है, then I went on to या Google which is a motion, और आप वहाँ पे या जाके the initial instinct that you have is just half पैर मारना। What you need to do is simply just search and then Google something और जो आपको पहले मिलता है you start doing that stuff, है ना। या That's the thing। So here's my suggestion. So if you want to read research papers, ठीक है, जो normally you get from journals, there are well known and well established journals in the field of astrophysics, astronomy and cosmology, ठीक है। Like for example, जैसे मेरी फील्ड में है जनरल रिलेटिविटी, in general relativity the most common journal that people publish in research papers is Physical Review D, which is a journal of American Physical Society, ठीक है। APS की वो एक जर्नल है, PRD, उसमें लोग पब्लिश करते हैं। नाउ जनरल सब्सक्रिप्शन यूजुअली पर्सनल सब्सक्रिप्शन कोई लेता नहीं है, इट्स जस्ट आप एक्सेस करते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। यूनिवर्सिटी के सब्सक्रिप्शन होते हैं या इंस्टीट्यूट्स के। या तो और उसमें भी क्या होता है, कभी बार वो चीज़ मिलता नहीं, तो देयर इज दिस प्री प्रिंट सर्वर कॉल्ड आर्काइव, arxiv.org। आर्काइव इज मैनेज्ड बाय I forgot the university name, University of college, नहीं नहीं या yeah, so archive is basically, okay, let me quickly see that I what the या आर्काइव के बारे में तो आई गेस University, yeah, so नथिंग। archive is mentioned by Cornell University, तो आप उस पर जाके सर्च कर सकते हो, पेपर आपको कोई भी पेपर मिल यूनिवर्सिटी जाए। है। बट आपको टाइटल या पता होना चाहिए, कीवर्ड्स पता होना चाहिए तो सर्च क्या करना है, ठीक है। लेकिन उससे या पहले आई कैन गिव यू अ सिंपल my experience based, and also not just me but based on many others experience, कि आप सीधा रिसर्च पेपर जाके पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। दैट वाज इवन माय फर्स्ट इंप्रेशन। आप पेपर पढ़ोगे आपको 100% में से सिंपल सा 1-2% या आएगा, एग्जैक्टली। and I या did या this या
to be pedagogical. ठीक है, so you go through something basic which is books, right? आपको रिसर्च पेपर में आपको रिजल्ट जो होगा मेन या कोई मेथोडोलॉजी है which is explained, that actually is better. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा. सो फर्स्ट लेट्स से अगर आपने कोई फील्ड, let's say you studied something about black hole, something about any other basic particle physics, तो आपको फिर उसके बारे में अगर जानना है, कुछ पेपर है, कुछ नया रिजल्ट है, देन यू कैन गूगल ऑन आर्काइव. मतलब गूगल भी करो, आर्काइव पे भी आप सर्च करो, आपको मिलेंगे उसके पेपर्स, एंड दैट्स हाउ Okay. यू कैन डू. लेकिन आर्काइव में भी ये भी ध्यान रखना है हमें कि उस पर सारे पेपर्स होते हैं, वो सारे पब्लिश नहीं होते. तो when I say archive is a preprint server, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रीप्रिंट्स आते हैं. प्रीप्रिंट्स यानी आपका जो Okay. उसमें पेपर्स हैं वो पीयर रिव्यूड नहीं होते, आप वो कोई इसको रिव्यू नहीं करता पेपर को, तो आप उसमें डायरेक्टली सबमिट करते हो आर्काइव में, एंड देन दे एक्सेप्ट इट एंड देन दे पोस्ट इट ऑनलाइन. ठीक है. जर्नल्स में क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है प्रोसेस. तो पीयर रिव्यू यानी वो किसी रिव्यूअर, किसी प्रोफेसर, किसी भी रिसर्चर को जाएगा, वो आपका पेपर रिव्यू करेगा, क्वेश्चंस होंगे, कमेंट्स होंगे, देन उसके बेसिस पे वो पेपर अच्छी तरीके से फॉर्मेट में आएगा, देन इट इज पब्लिश्ड. तो आर्काइव Yeah. पे पब्लिश करने से पहले आप डाल सकते हो कि भाई दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड यू कैन आस्क फॉर कमेंट्स फ्रॉम अदर पीपल इन द सेम फील्ड, एंड दैट्स व्हाट हाउ इट गोस. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. Okay. So this is all about कि हम research paper कैसे access करते हैं. Like I have one site in my mind that is SciHub. SciHub is also used in these type SciHub of is things कि this अगर yeah. या कोई पेपर खुला नहीं होता है, लाइक आपके जो 2018 के बाकी पेपर वो अब नहीं खुलते हैं, जो पहले के पेपर्स हैं वो खुल जाते हैं. एंड देयर आर माय मेनी साइट्स फॉर रिसर्चिंग लाइक रिसर्च रैबिट आई गेस एंड लिट मैप्स. दीज आर साइट्स जहाँ पर चीजें एक्सेस करने में इजियर होता है. So one of my senior told me about these sites because he is also when I'm in second year, he is in third year at that point of time. So उन्होंने काफी चीजें बताई थी मुझे उस टाइम, उसी के बाद से मैंने स्टार्ट किया था. एंड या सो दिस इज द थिंग कि आप कैसे बीएससी कंप्लीट करेंगे. एंड इन एमएससी आई गेस अभी जो 4 साल का प्लान है उसके बाद से ये चीजें आ गई हैं कि एमएससी शायद अगर आप चाहें तो 1 साल की करें विथ Mm-hmm. 4 years ऑफ बीएससी. तो Mm-hmm. पीएचडी के लिए मैक्सिमम लोग कहते हैं ऐसा कि कौन अप्लाई करना चाहिए, इन इंडिया के बाहर अप्लाई करना चाहिए फॉर पीएचडी. तो ऐसा क्यों कहते हैं, लाइक इज देयर एनी लाइक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, या फिर कुछ ऐसा है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है, या फिर इंडिया में रहकर क्या कोई नहीं कर सकता है. दीज आर द थिंग्स, हाँ दीज आर द थिंग्स जहाँ पर लोग काफी परेशान होते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते टेक्निकली, और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो बीइंग कंफ्यूज अबाउट इट. Because I am also an aspirant, I am also in my third year, so I have this question in my mind. So let's So, talk about it. okay, that's actually a very important question जो हर इंसान के पास बैचलर्स के एंड में या फिर मास्टर्स के एंड में हमेशा आता है. ठीक है. एंड देयर आर Yeah, वेरियस रीजंस फॉर दैट. देयर इज नॉट जस्ट वन रीजन कि लोग बाहर क्यों जाते हैं. एंड ऐसा भी नहीं कि सब लोग बाहर जाते हैं, सब लोग देयर आर मेनी पीपल हु डू इन इंडिया. सो ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट वेरियस रीजंस. तो पहला रीजन ये होता है नॉर्मली कि ओके लेट्स अबाउट द बेसिक वन कि एक फील्ड का एक्सपर्टीज होना भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अगर आपको लेट्स से यू वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड in which you feel that the expertise or field or your research just the expertise India में नहीं है and there is somewhere outside, then you would rather go to yeah, that place than do here itself. ठीक है. Let's say for example if you talk about material sciences, right, in India it's this kind of big research field. ठीक है. तो material sciences में there's a lot of places which are doing amazing work, right, including Indian Institute of Science and many of the IITs and MITs are doing, even in DU itself. So for that, people choose those places rather than going outside itself. For certain field, ऐसा मेरी field जो थी जिसमें मैं काम करता हूँ, which is some yeah, millimeter, wavelength में radio astronomy में, to work on all the way up to the horizon, event horizon. So उसके लिए there yeah, is no place as such in India who is focusing on those aspects. That's why I actually applied outside. So that's a distinction. Second reason could be the timeline. कि normally India का average time है PhD का just around 5 years. So 5 to 6 years होता है average timeline of PhD. People can do it in 4, people can do it in 3, but nobody really does that in that time. तो 5 साल लेके चलते हैं. जर्मनी में you have to do it in 3. मेरा जो contract है यहाँ पे मैक्समैक के साथ, it is basically for 3 years. I can get an extension of 1 year if that is required at all. Then I yeah, can get 4 years. I can get it done in 4 years, but normally I have to do it in 3 years.
So people choose Germany for that reason. Many of the universities do that. In USA rather, काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे 6-7 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी ऐसे बहुत होते हैं which have done their PhD in 10 years, 10 साल में आके उन्होंने PhD कर लिया। तो there must be some issues, ठीक है। तो वो सब issues आते हैं अगले reasons में कि इतना time भी क्यों लगते हैं इंडिया में। So there is political reasons, bureaucratic reasons, Okay. social reasons. Yeah. There are so many things which can pop up. Yeah. ये सुपरवाइजर के साथ सही नहीं बन रहा, तो सोशल इशू में आ रहा है। तो इस सब की बहुत सारी चीजें होती हैं जो compel people to go outside. Okay. तो आपने मतलब अपनी बीएससी कंप्लीट करी एंड आफ्टर दैट यू डन योर एमएससी, उसके बाद आपने पीएचडी करी। Yeah, so मैंने जब बैचलर्स करा था तो उसके बाद I took 1 year of gap in which I thought that I would rather need rest, and उस gap Yeah. year में actually COVID आ गया था, ठीक है, and I Yeah. wanted to do I wanted to focus on my basic subjects क्योंकि मेरे को fundamentals अपने strong करने थे. So I was doing study of my basic subjects, and at the same time I was collaborating with different people working on research projects while working from home. So remotely I was in touch with so different professors, different people all around the globe. So like just for example, Germany ke Yeah. globe there's some other people, and I just contacted them via email that I really liked your research paper and I really like this Yeah. aspect of it, and I want to work on this certain aspect because I knew what I wanted to work on. तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा सा काफी ईज पड़ा उनके साथ टच होने में, एंड आल्सो what to work on. So here you talk about one thing that after BSc जब आपने remotely काफी सारे प्रोफेसर से बात की थी and connection में थे, and I guess this is the point where picture changes, क्योंकि it is the part जहाँ पर आपको experiences भी मिल रहे हैं plus connections मिल रहे हैं। तो आई गेस कनेक्शंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन डूइंग रिसर्च फ्रॉम फॉरेन या रिसर्च पर्सपेक्टिव, अगर आपको एमएस करने भी जाना है, एमएससी करने भी जाना है, कुछ लोग एमएससी के लिए भी जाना चाहते हैं, पीएचडी के लिए भी जाना चाहते हैं, तो इन दैट टाइप ऑफ एस्पेक्ट आप इतनी इजीली फॉरेन जा नहीं पाए। लाइक कनेक्शंस इज इम्पोर्टेंट आई गेस उस एस्पेक्ट में। So how to make connections, how to do these type of things, how to write, like how to write paper का part हम आगे रखेंगे, मेरी लाइट। ओके, तो हाँ, how to write paper का part हम बाद में रखेंगे, बट अभी हम ये बात करते हैं कि connections के लिए एक initial step कैसे दिया जाए, start कैसे किया जाए। So we're talking about networking. There are many ways to go on. The most basic way is through conferences and workshops and schools. तो इंडिया में बहुत होता रहता है ये चीज़ कि आप कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ऑनलाइन। आफ्टर कोविड वी हैड दिस प्लेथोरा ऑफ कॉन्फ्रेंसेज हैपनिंग ऑनलाइन, ठीक है, तो उसका फायदा उठाओ। जूम पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, गूगल Okay. मीट पे होती है, पीपल डू दैट, रजिस्टर फॉर दैट। जब कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो आप बहुत लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, ठीक है, हम टॉकिंग अबाउट फिजिकल कॉन्फ्रेंस, फिजिकली किसी के साथ जाते हो, तो वहाँ पे क्या कहते हैं हाई टीज होती हैं, जैसे कॉफी ब्रेक्स या टी ब्रेक्स होते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं आप किसी प्रोफेसर के साथ you listen to a talk and then just go to them and you ask questions when you have anything, ठीक है। So that's how you actually go. You start initiate a conversation based on what you find interest and what they are working on, ठीक है। So I think it requires a lot of work from your side as well. So you should also be aware of what other people are working on, ठीक है, because if you just randomly reach out to a person just जो तुम्हें पता Yeah, नहीं है कि किस पे काम कर रहा है, that might be very awkward. So first you have to बात क्या search करेंगे yourself. उससे। हाँ एग्जैक्टली, आपको Yeah. पहले पता होना चाहिए कि आपको किस चीज पे बात करनी है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता है। आप किसी प्रोफेसर के पास जाओगे, बात करनी है कुछ भी Exactly. लेके, तो वो आपको मेल का भी रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। इन माय बैचलर्स अलोन जब मेरा प्रोजेक्ट करना था, सो आई यूज्ड टू सेंड आउट ईमेल, ठीक है। ईमेल राइट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू दैट इन माय एंटायर बैचलर आई सेंट अराउंड मोर देन 3 to 400 emails, ठीक है, मोर देन 400 आई वुड से, to different people, Okay. not just in India but outside as well. मेरे को replies आते ही नहीं थे, ठीक है। Maybe a fraction of people, you know, on the total mails replied me. Now reply मतलब ये नहीं कि मेरे को project मिला ही मिला है, negative reply कि अभी हम busy हैं, we are on vacation, I don't have work right now, students बहुत ज़्यादा हैं, I'm not well, blah blah blah, ठीक है। So that Okay. happens a lot. So you should be ready for rejection कि आपको कहीं से रिस्पॉन्स Yeah. नहीं नहीं आएगा, ठीक है। सो बाय द टाइम यू रीच टू दिस लेवल, ठीक है, यू शुड गेट योर स्किन थिक। तो आपकी जब चमड़ी मोटी हो Yeah. जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा इट ईजेस यू, आपको रिजेक्शन मिलते रहता है। Yeah. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Yeah. तो फिजिकली Okay. जाओ या फिर कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, यू सेंड आउट मेल टू देम,
ठीक है, and you have to be very careful about what you want to ask. तो एक्सपीरियंस के साथ you will understand कि इसको परफेक्ट कैसे करना है। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस हो Okay. गया, देन नेटवर्किंग, प्रोफेसर्स, प्रोफेसर के थ्रू you go through them कि वो किसी के म्यूचुअल्स में है, उनको ऐसे जानते हैं, ठीक है, then they can have a meeting and stuff like that. So usually that's the thing. Schools होते हैं, ठीक है, it's not just conferences, schools, workshops, जिसमें लोग आके लेक्चर देते हैं, बस लेक्चर्स होते हैं, and you learn about that. So there are very various websites जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कॉन्फ्रेंसेस के लिए, such as Hyperspace. I'm talking just Yeah. about astrophysics and cosmology here. So Hyperspace हो गया, and then there is this Inspire है, there is AAS, American Astronomical Society, जॉब रजिस्टर में वहाँ पे भी काफी positions and I guess workshops भी आती हैं, so maybe not that much. Yeah. But yeah, there are different places through which you can get these information. Okay. Yeah. So this is the part कि हमें networking कैसे करनी होती है, and like I have also experienced it, not in a very large scale, but हाँ, एक बार there is Inter University Accelerator Center in Delhi. Yeah, तो वहाँ पर there is a visit from DU, DU के colleges का visit था, तो I have reached there, and वहाँ पर एक प्रोफेसर थे बेसिकली, वो यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर जो पूरा बना है उसमें जो एक्सेलरेटर था, पार्टिकल एक्सेलरेटर, so there are different types of accelerator, linear accelerator और भी different types of accelerator. So they are explaining it. So in a tea break, I met him और उसके बाद में बात करी उनसे, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने ही बात करी. So basically, I am the vice president of my society, of physics society in my college. So at that point of time, मैंने उनसे बात की for a talk, organizing a talk in my college, और काफी बात हुई थी. तो उनसे बात करके अच्छा लगा था. एंड आपने जब ये चीज अभी बोली, तो आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट इट कि कॉन्फ्रेंसेस में जाना इज वेरी, सर्टिफिकेट ही नहीं, बिकॉज सर्टिफिकेट इज अ थिंग जो कि इतना मैटर नहीं करता है. या दैट मैटर्स, बट नेटवर्किंग आल्सो मैटर्स. इट मैटर्स द मोस्ट अगर आपको रिसर्च परस्यू करनी है फ्यूचर. तो नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे पूछना है, दैट इज द मेल वाला पार्ट, कि मेल लिखने का एक तरीका होता है दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट. तो व्हाट इज दैट तरीका, व्हाट इज दैट थिंग जो कि हम में अपने रखें कि हमें रिप्लाईज मिले ना मिले. दैट इज, देखिए आपने बात करी 300 से 400 ईमेल भेजने की, एंड यहाँ से एक चीज जो सामने निकल कर आती है, दैट इज द लेवल ऑफ पेशेंस, दैट वी शुड हैव लेवल ऑफ पेशेंस. क्योंकि हम, हो सकता है 100 ईमेल के बाद, 200 ईमेल के बाद ही ये सोचें कि अब क्या भेजे, रिप्लाई तो आ नहीं रहा है. बट दिस इज द पार्ट जहां पर हमें पेशेंस रखना है. तो पहली चीज मेल जो लिखने का तरीका है वो बताइए, एंड सेकंड थिंग पेशेंस. तो Yeah, that's pretty important for that. During my time, I mean, I just gave you a rough guess. Okay, and so guess mathematics, I mailed to some of the most extremely distinguished professors in the world, such as Kip Thorne. He's a Nobel laureate. I mailed a couple of few Nobel laureates actually, and I did get a couple of replies from them as well. Yeah. okay, In any nice. case, what you have to do is there's not a specific format. ठीक है, वो आपको पता लगता है जब आप मेल करते रहते हैं continuously, ठीक है, you actually gain something from experience. Although I did make one video on that, how to write an email to a professor in my Instagram, if you want to see that, Okay. people can go through that as well. Yeah, But that is the part कि Instagram की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर check out कर लेना. तो that is the part. Okay, okay, start करें, so वहां से आप करो. usually in my opinion what happens is अगर आपको किसी को मेल भी करना प्रोफेसर को, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क योरसेल्फ. मेल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पूछना क्या है, ठीक है. यू जस्ट डोंट गो अराउंड देम एंड जस्ट लिटरली मेक एनीथिंग कि आई वांट टू वर्क अ प्रोजेक्ट विद यू. यू वांट टू वर्क अ प्रोजेक्ट विद यू, यू गिव Yeah, योरसेल्फ कि आपने क्या किया है एंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू. अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो काफी हेल्प करता है प्रोफेसर को कि वो आपको एकदम बता दे डायरेक्टली. you should do a lot of self study, तब जाकर आपको ये सब चीजें yeah, आएंगी. You can also go to this their website पे भी रिसर्चर है, कोई भी उसके वेबसाइट पे जाओ. वेबसाइट आजकल होती है, वेबसाइट नहीं तो यू जस्ट ओपन ऑल देयर पेपर्स, आर्काइव पे ऑलमोस्ट सारे पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है. सो अगर आपको आर्काइव पे नहीं मिलते, यू कैन मेल देम एज वेल, वो आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं. बट आप क्या करो, आप उनके पेपर्स पढ़ो, जो आपको पेपर इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको लगता है कि लेट्स से मैं ब्लैक होल शैडोज पे काम करता हूँ, एंड उसमें आई फाइंड वन पर्टिकुलर पेपर व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी,
एंड उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा. So you just go to them and you say कि I find this thing interesting. For example, I want to work on black holes, shadows. ठीक है, that's one field. I want to understand how the shadow region forms. Now I saw this one paper which was connecting black hole shadows and gravitational waves. They are two different topics which are merging, and I saw this one paper which had that, and I read through that paper and I was like, oh, this one's pretty interesting. I can do something in there. ठीक है, so I just read. I see the first author of the paper. फर्स्ट ऑथर यूजुअली जो मेनली ज्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड जरूरी नहीं कि वो प्रोफेसर हो, इट कैन बी पोस्ट डॉक, ही शी कैन बी पोस्ट डॉक, और यू नो एनी रिसर्चर, यू नो एज दैट पीएचडी स्टूडेंट, एनीवन. एंड यू कैन आल्सो लुक Okay. फॉर उन ऑथर लिस्ट में प्रोफेसर्स हो. प्रोफेसर्स आर द पीपल हु आर मोस्ट बिजी. सो आप पोस्ट डॉक्स को ईमेल कर सकते हो, अगर उनका टाइम हो दे विल रिप्लाई. तो काफी सारे पोस्ट डॉक्स आजकल स्टूडेंट्स लेते हैं टू डू यू नो रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो आप जाके देखो, यू सी देम कि अच्छा उन्होंने ऐसे काम किया है, मे बी आई कैन डू समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू सी कि या ओके दिस थिंग सीम्स इंटरेस्टिंग, तो आप मेल में मेंशन करते Yeah. हो, you mention कि I Yeah. read your paper, I find this thing interesting, and मेरे को इससे रिलेटेड काम करना है. Plus, you attach your CV to the email. ठीक है? So, in general, you need to have a subject which should imply कि आप क्यों मेल कर रहे हो directly. Should not write a big email. बहुत बड़ा email लिखोगे कोई पढ़ेगा नहीं. वो मैं पढ़ेगा directly नहीं you है. know जाएगा कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में कोई पढ़ेगा नहीं सर. तो short and Yeah. concise, to the point, and you know apply and then put your CV as well. And you should also mention थोड़ा सा maybe in one or two lines. See, I know this methods or this techniques. For example, अगर मेरे को Bayesian sampling आता है, I know MCMC sampling. So I just simply mention कि मेरे को parameter estimation आता है, NSS stuff आता है. तो I catch कर लेता है, ठीक है. तो you need to have certain skills जो आप पढ़ के कर सकते हो. ठीक है, ऑनलाइन जाओ, गूगल करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. If you need some help, you can directly come to me as well. I'll be happy to help you out if there are certain things which people sometimes do. And yeah, that's how you can go about that. Yeah. Here's the thing कि जैसा सौरभ ने बोला कि जो पार्ट है इस चीज का कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो यू कैन आस्क हिम आउट. एंड दिस इज द वे जैसा कि आप ईमेल लिखते हैं. ठीक है, ईमेल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बड़ा ईमेल लिखेंगे वो पढ़ा नहीं जाएगा. छोटा लिखना है और ऐसा लिखना है कि चीजें लिखी हो. एंड वन मोर थिंग कि ईमेल में खुद को ज्यादा वो नहीं दिखाना है. दैट इज द पार्ट की बहुत वो होता है, अपने आप को इंफीरियर दिखाना है. तो वो चीजें काफी ज्यादा लाइक मैटर करती है. ओके. I won't say inferior तो as well, but I would say कि हाँ. just know that and actually वो हाँ. experience के साथ ही आएगा. Even अगर मैं बोलूँगा वो हाँ. LinkedIn से या. इतना perfect नहीं होगा. There's no perfect ओके. LinkedIn. या. ओके. तो अब मैं कंसाइज में पूछना चाहता हूँ कि लाइक यू आर वर्किंग इन मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी. ओके. एंड द योर जर्नी फ्रॉम ड्यू टू मैक्स प्लांक इज, I know there is lots of patience required in that, and I want to know in a concise manner कि आपको वहां तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा. एंड लेवल ऑफ पेशेंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट स्टिल आई एम आस्किंग अबाउट दैट आल्सो. Hmm. तो प्लीज एक्सप्लेन इट इन अ concise way. Okay. So my journey actually began in my first year of BSc itself. ठीक है, जब मैं actually research करना चालू करा था एक तरीके से क्योंकि उस time पे I was so much interested. You know, I was you know highly enthusiastic person, you know, highly passionate, you Yeah. know, full of ambition. कि मेरे को ये करना है, to do research एकदम, you know, astrophysics एकदम, you know, top notch, you know, आंखों में चांद सितारे हो रहे हैं. तो ऐसा था उस टाइम पे कि मेरे को ये करना है, बट अपॉर्चुनिटी Yeah. नहीं मिली. ठीक है, तो मेरे को पता भी नहीं था कि कोई गाइड मतलब कि कैसे जाया जाए, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था. तो आई यूज्ड टू जस्ट स्टडी माय सेल्फ. मेरे को जो मिलता था मैं पढ़ता था. आई नो मुझे ब्लैक होल्स पढ़ना है, ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड ब्लैक होल्स, बट मेरे को ये नहीं पता था कि चालू कैसे करें. सो समटाइम्स आई स्टार्टेड विद क्वांटम Yeah. मैकेनिक्स. यू नो व्हाई? Yeah. क्योंकि मैंने इंटरस्टेलर देखी थी. इंटरस्टेलर में there was a lot of quantum mechanics involved as well, because you know it Yeah. goes inside the black hole, there is some Yeah. you know BTC singularity and stuff like that. तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा. मैंने कहा नहीं यार वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट है. तब जाके मैंने रिलेटिविटी पढ़ना चालू किया. You know, starting off Yeah. special relativity, then general relativity, and that's how you know it began. And then I did a research project. You know, there was a professor in my college, fortunately. मैं उनके साथ टच में आया, उनको बताया कि मैंने ये पढ़ा है, I studied GR, and he was also impressed. Okay, मैंने पढ़ लिया खुद से GR, so now we can you know start doing something. So he used to guide me some for certain problems. तो मैं उनके पेपर पढ़ा, मैंने उनका एक रिसर्च पेपर लिखा था. And I found like, oh, what would be, you know, how what would be interesting is to see कि अगर आपके अगर there is a you know charged black hole, इसका एक कोई charge है उसके ऊपर,
तो उस पे टाइम डायलेशन में क्या इफेक्ट होगा एंड हाउ विल द ट्विन पैराडॉक्स बी अफेक्टेड बाय दैट. And I worked out the calculations and I did the stuff and I just showed it to him. So he said, this is publishable. We can publish something on it. I said, really? Because I didn't know that. So I said, yeah, definitely. So हमने पूरा किया, manuscript लिखना चालू किया. Actually started writing that manuscript on Valentine's Day, 14th February Yeah, 2018. ठीक है, yeah. 2019 sorry. तो तब वो लिखना चालू किया एंड फिर वहां से पूरा पेपर लिखा and then got published sometime in October. So that was my first paper experience. बैचलर्स खत्म होने के बाद एक्चुअली बैचलर्स में मैंने इंटर्नशिप करी थी अहमदाबाद, सॉरी नॉट इन अहमदाबाद, इन गुजरात में आनंद. जिस फिर उस इंस्टीट्यूट से लेटर ऑन आई आल्सो डिड माय मास्टर्स. तो वहाँ पे there's a professor, Mm. Professor Pankaj Joshi, with whom I started working on this barcode shadows and accretion flows and stuff like that. And वहाँ से I learned a lot many things. Meanwhile, जब क्या कहते हैं मेरा बैचलर्स खत्म हो रहा था, कोविड का टाइम था एक साल का. I had this, I mentioned कि मेरा gap year था, तो उस टाइम पे I reached out to so many people कि I want to do some project and stuff like that. रिजेक्शन आते थे, बहुत रिजेक्शन आते थे. ठीक है, and अपने पास क्या था, कुछ था नहीं, काम धंधा था नहीं, घर पे थे, सुबह उठता था, पढ़ता था, रात तक लेट तक पढ़ता था, then सोता था. So 13, 14, 15 hours, मेरे को पता नहीं था कितने टाइम तक मैं used to study. So that was a very long time. उस टाइम तो कुछ होश नहीं रहता था कि कैसे क्या करना है. So I'm just studying, contacting people. Then he's a positive response आया. I talked to this one guy who was very interested and who had a lot of experience in research. He was working in Macedonia. And I reached out to him and then he said, hey, that's nice you have done. And I was like, I had a question regarding dark matter and this black hole accretion flow, kaisa hoga. And he said, I don't know, let's work it out. Then we started working on research project just like that. कि भाई ठीक है, Yeah, yeah. question, you develop yourself some question and then उसका आंसर आप खुद ही करते हो. That's what मेरी research is all about. तो आप किसी को Yeah. क्वेश्चन पूछोगे भी कैसे, क्योंकि भाई आपका एक पर्सनल क्वेश्चन है, that's a personal scientific question that you would like to be answered. So work out yourself ऐसे करके I did many projects. Masters में भी फिर masters में I gained a lot of experience that time and then worked out with so many people. Applied for a PhD last year in 2021. Sorry, 2023. Yes, it's 24 going on. Yeah. I started applying in 2022 क्योंकि वहाँ से वो Yeah. साइकिल चालू होता है. Yeah. I applied 17 to 18 different places. ठीक है, एंड सबके रिजल्ट आते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड जनवरी. तो दिसंबर हो गया, दिसंबर तक मेरे को रिजेक्शन आ गए थे ऑलरेडी 2-3. And I was pretty much okay about it because by that time I already learned how to face rejections. Still थोड़ा सा एक अंदर से आते हैं यार, आ नहीं रहा, Yeah. acceptance आ रहे हैं, नहीं आ रहे. And then suddenly Yeah. I was there in Pune, मुझे वहाँ पे आया कि हाँ, I got selected, my CV was selected and I had to prepare for an interview at Max Planck Institute for Radio Astronomy, MPI I thought. And I was like, okay, that seems very nice. And that position was actually, a position related to the Event Horizon Telescope. Right, that's the Event Horizon Telescope collaboration, which is a huge collaboration Yeah. which published the first images of so-called black holes. Okay, Yeah. supermassive black holes. And Yeah. Yeah. super because I was already interested in that field क्योंकि मेरे को पहले से उसी फील्ड में काम करता आ रहा हूँ. And I wanted to do Mm-hmm. in that field itself. ठीक है, तो मैं तो आया इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया. By that time I was already because मेरे को पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कि इधर मिलेगा नहीं मिलेगा. ठीक है, तो I was just Mm. hoping कि मेरे को कहीं और भी मिले because it was a place जहाँ पर mostly they do observations. ठीक है, they do observations, not a lot of theory part. And I was interested in more in theory portion. So I was just taking it lightly, not so with so much hopes. I was like, okay, I'll just give it. So I prepared for Yeah. interview and then first interview I gave. एक डेढ़ महीने तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. I was so worried कि होगा नहीं होगा. And उसी बीच में I was already receiving all the rejections. ठीक है कि भाई यहाँ पे भी Yeah. नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ. यूएस में मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था. I applied to 10 different places, 7 to 8 different places. And actually it requires I can answer this afterwards कि कैसे apply करना है. Yeah. Yeah. So I applied so many places and rejections आने February में. Then finally I got my mail कि you have cleared the first interview and now you have a second one. तो उसमें दो प्रोसेस है, दो इंटरव्यू थे. ठीक है ना, मैं चलो Okay. ठीक है भी देखते हैं. फिर सेकंड इंटरव्यू के लिए डेट आई एंड देन आई गिव द इंटरव्यू. देन पता नहीं क्या हुआ. इट माइंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इंटरव्यू वाज फैंटास्टिक. मैंने अपना बेस्ट दिया था उस टाइम पे. बाय दैट टाइम जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था ना उस टाइम तक हर जगह से रिएक्शन आ चुका था. एक दो प्लेसेस से नहीं आया था एंड आई इवेंचुअली Mm. लॉस्ट ऑल होप
कि वहाँ से अगर आएगा भी नहीं आएगा, एंड आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, ब्रेस माई सेल्फ कि भाई ठीक है, एक साल आई विल जस्ट डू मोर वर्क, ठीक है, क्योंकि आई हम्म, वांटेड टू वर्क इन दिस फील्ड, पार्टिकुलर बट हॉराइजन या स्किल्स, एंड इंडिया में कोई ऐसा कोई करता नहीं करती। तो मैंने कहा कि आई वांटेड टू डू परस्यू माय पीएचडी फ्रॉम दीस पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ पे इट्स अ हॉट स्पॉट, starting of Harvard या University, where this actually grew up, this whole thing. या And one of those places was Harvard, and another place was here itself, which is Max Planck Institute for Radio Astronomy. But me from observation side, like कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. Suddenly in April, I got this mail. You have been selected for this program, and we would like to have you as soon as possible. And blah blah blah. All the little. And I was just with my friends late night around 12, around somewhere around 11 p.m. We were sitting outside having chai etc. At some point, and we were like, okay. तब जाके फिर वहाँ पर I felt like okay, finally got some position. तो उसके कुछ महीनों बाद ओके came here and started working in the field exactly what I wanted to work on. So yeah, ओके it has been a roller coaster. या इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जब आपको जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है, दैट्स द हार्ड पार्ट। ओके, सो एज अ ड्यू स्टूडेंट आई एम फीलिंग कि कितना ज्यादा आपको लगा है, और इन फ्यूचर अगर मैं करूंगा तो मुझे भी लगेगा, दैट इज द पॉइंट, पेशेंस। एंड आपने कहा कि आप रिजेक्शन के लिए बेसिकली ट्रेन करना पड़ेगा, दैट इज द थिंग जो कि हमें सीखनी पड़ेगी कि रिजेक्शंस आएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप रिजेक्शन ना, you have to face it and accept it. Okay. Ah, so currently you are doing your PhD. Yeah, Yeah. yeah. You currently are doing PhD. Mm. Okay. From after PhD, postdoc के लिए आपका plan है? Yeah, definitely. So I plan to remain in Yeah. academia. At least जब तक रह सकता हाँ. हूँ, जब तक passion है, I hope so रहे हमेशा तक. And Yeah. let's see how everything pans out. But yeah, I have to plan for postdoc after my, when I'm always almost in my final year. थोड़ा सा पहले जब मैं चीज़ लिखना चालू करूँगा, I will also start, applying for postdocs at places, where, I want to go. I do have some in mind. And by the time जब मैं आऊँगा तो और भी options open होंगे in the field जिसमें मैं Yeah. काम कर रहा हूँ. So वो भी पोजीशन होती है 1 से 3 साल तक के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट. 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी होती है. ठीक है. Usually there is a thumb rule कि आप 2 पोस्ट डॉक करोगे and then you try to find a good position for assistant professor or a researcher at some institute. ठीक है, it depends, but that's kind of a thumb rule. Normally मिलता नहीं है, it's highly competitive, Yeah. and also it's very Yeah. difficult nowadays to actually get a position, in astrophysics itself. That's why many people are leaving academia as well. कि वे positions नहीं मिलती है, that's why they go to industry. For example, I know this person के साथ I started doing my research project. He's now no more in academia. He is working in finance. So that was kind of very heartbreaking at some point. But that was for some personal reasons. But I do know many people who do not get positions, or who have been so much tired by this constant you know वो मिलती नहीं है पोजीशंस, एंड पोजीशंस अवेलेबल भी नहीं है. तो उसमें खुद को सर्वाइव भी करना है, ठीक है, तो उसके लिए यू विल हंट फॉर Yeah. जॉब्स इन इंडस्ट्री. तो So या basically, दैट्स. in the span of time, in the span of time, आपके काफी सारे ऐसे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि लाइक लिव इट एंड समथिंग डिफरेंट। उस टाइम पे वही एक टाइम होता है जहाँ पर शायद आपको नहीं हार माननी है। ओके, तो आई डोंट एज नो, यू हार सेड, मानने या वाली बात है नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑनेस्टली. तो आपको डिसीजन लेकिन आपको टाइम पे लेना ही पड़ेगा, ठीक है. यू हैव इस टू नो. पॉइंट पे एक चीज, या इस पॉइंट पे एक चीज आती है जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग बोली थी, दैट फर्स्टली यू हैव टू लव फिजिक्स, दैट यू हैव अ लव फॉर फिजिक्स, एंड इफ यू हैव लव तो पेशेंस आ जाता है अपने आप, तो उस चीज को करना है। Next thing that I have to ask कि you have said कि there is very great competition इस paper, and after that अगर किसी को अपनी MSc या फिर अगर मैं ऐसे MS बोलूँ, आई MS कहते हैं उसमें, तो वो चीज करनी है इन फॉरेन, नॉट इन इंडिया, लाइक इन इंडिया करनी है तो इंडिया के लिए तो अभी हैव एग्जाम्स लाइक जैम एंड जस्ट, क्योंकि इंडिया के आईटी आइजर वगैरह से करने के लिए किया जाता है। बट इन फॉरेन अगर हमें एमएससी करनी है तो कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, एंड सेम थिंग फॉर पीएचडी।
ओके, सो मास्टर्स के लिए भी मैंने अप्लाई किया था ड्यूरिंग द गैप ईयर, जिसमें मैंने बताया था किया था, तो आई आल्सो ट्राई टू अप्लाई फॉर हाँ डिफरेंट पोजीशंस आउटसाइड। नाउ इशू ये है कि मास्टर्स में यू डोंट रियली गेट स्कॉलरशिप वेरी इजीली। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेदर अ लॉट ऑफ मनी। तो आपके पास पहले आपको वो स्टूडेंट लोन लोगे, उसको लेके आप अप्लाई करना चालू करोगे बाहर, क्योंकि जर्मनी में भी नाउ दे आर आल्सो हैविंग ट्यूशन फी। ठीक है, ट्यूशन फी भी काफी ज्यादा होता है, तो आपको एक साल का 15 लाख के आसपास यू नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एज अ बैकअप, एंड देन यू स्टार्ट टू डू योर मास्टर्स। ठीक है, यूएस में तो और ज्यादा बुरा हाल है, वहाँ पे आपको और भी ज्यादा चाहिए था, अनलेस यू आर एट सम esteemed यूनिवर्सिटी वेरी एक्सेप्शनल किड, and you have a scholarship। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, I'm just talking about जहाँ आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो क्या करोगे? सिंपल आप देखोगे विच टर्म यू वांट टू अप्लाई, ठीक है, फॉल और समर। तो फॉल यानी जो आने वाला सर्दी वाला टाइम होता है, यू स्टार्ट अप्लाइंग इन सितंबर, अक्टूबर, November। These times are good for applying in US universities। तो आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओगे, देन वहाँ पे चूज करोगे, अप्लाई करोगे। दैट्स हाउ इट गोइंग। ठीक है, आजकल जीआरई जो होता है, इट्स आल्सो नॉट रिक्वायर्ड एज सच, डिपेंडिंग ऑन व्हिच यूनिवर्सिटी you apply। And also in yeah, English proficiency exams, you have to give that as well, which includes IELTS IELTS and type, TOEFL। yeah, या IELTS और yeah, TOEFL, तो ये चीज़ एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, कहाँ पर है, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, बट दिस इज द जनरल केस जो ज़्यादातर केसेस में नेसेसरी होता है। फॉर टॉकिंग अबाउट जर्मनी एंड अदर प्लेसेस इन यूरोप, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि दे आल्सो पुट आउट पोजीशंस। ठीक है, पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स भी डालते हैं कि हमें मास्टर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, दे पुट आउट एडवर्टीजमेंट्स, बट यूजुअली you just have to go to the website and apply for the MSc program। एंड देन जर्मनी के अप्लाई करना है, देयर इज दिस डार्ट करके प्रोग्राम है, वेयर यू गो टू देयर yeah. वेबसाइट एंड सर्च फॉर स्कॉलरशिप ऑप्शंस। उसमें आपको पॉसिबल है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए फॉर एन एंटायर मास्टर्स। What's the website? डी Mention डबल it ए on the डी It's D double A D। DAAD. That. Yeah, I don't Okay. remember the full name of that, but it's a German academic exchange service in which Okay. there are many institutions in India in this are there's this tie-up. Many IITs have these Yeah. tie-up. Right? So there's this Yeah. guy who sits just right behind me. He's from IIT Bombay. Yeah. He's doing his internship here, research project with a couple of people here as part of his BTech thesis. Yeah. तो लोग ऐसा भी करते हैं। So, okay. So this is the thing कि आप different websites पे apply करते हैं and different universities में, और universities internet पे ही मिलती है। तो मेन चीज मैटर करती है कि आप किस टाइम अप्लाई कर रहे हैं। देर आपने कहा एक स्टडी के टाइम में और एक समर्स के टाइम में जो आप अप्लाई करते हैं। और फॉर पीएचडीज भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता होगा आई गेस। Kind of, yes, but usually what also happens कि अगर आप यूएस यूनिवर्सिटीज में, तो वो तो यूजुअली होता है, you go to their website and there is this application term जहाँ पे you apply that at that particular timeline। ठीक है, usually यूएस यूनिवर्सिटीज में the timeline is by December 15 or December 16। ठीक है, फाइनल या डेट्स होते हैं कि आपको उस टाइम पे अप्लाई करना है। समटाइम्स इट्स आल्सो जनवरी एंड फरवरी, couple of like that, depends, लेकिन यूजुअली ये टाइम होता है। In Europe में in Europe, the thing is that usually people put out advertisements कि there's a position available। ठीक है, I mean US में भी होता है, but I'm talking general case in Europe। What happens is you can also go to the university website, but there's also advertisements he requires a PhD position। There's a requirement of a PhD candidate at या this university in this field। तो उसके you can go to Inspire here, this AAS job register, and then there is this hyperspace, यहाँ पे positions कर सकते हैं। There is also this research jobs, so many websites, PhD scholar jobs, something like that। There's so many position, websites इस पे you can see that। या सेकंड थिंग कि दिस इज द क्वेश्चन दैट इज वेरी कॉमन कि does marks matter in undergraduate like your GPA your things matter कि अगर आपको परस्यू करना है, और अगर मैटर करती है और अगर कोई ऐसा है जिसे कि जिसके मार्क्स लाइक ठीक ठाक नहीं है इन हिज 3 to 4 years ऑफ बीएससी, तो व्हाट ही विल और शी विल डू इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ऐसा रिसर्च पेपर्स और क्या चीजें होंगी में, क्या टेक्निकल क्या आता है आप है Okay, और क्या चीज रहती है। I will give you so the thing is the answer is a bit complicated, ठीक है, एकदम simple नहीं है, but I'll try to या articulate it as much as I can, depending on हम्म, the या student। मेरे अंडरग्रेड में मार्क्स बहुत बेकार थे, मास्टर्स में या रिलेटिवली मच बेटर। ठीक है, एंड
During my bachelor's and in my master's, I had many research papers, multiple, and still I was not able to get PhD, in US itself. So that's actually one of the things which can be seen. There can be multiple factors. See, I had good recommendation letters as well, but it depends. Okay. Good scoring in undergrads and masters actually helps a lot if you're applying for US universities, which actually sees your GPA. Okay, so they basically have to have a particular scale in which they basically try to understand कि आपका grading कैसा है, तो उस हिसाब से वो Yeah. कन्वर्ट करता है, ठीक है, यूएस में अपना क्या है कि यहाँ पे वी हैव सीजीपीएस, राइट, व्हिच गोस Yeah. स्केलिंग फ्रॉम 10. In USA it matters, it depends, 4 5, that's how they basically see your GPA. So bachelor's में I would recommend try to keep a good score, ठीक है, if you want to apply abroad for your PhD or master itself. In long run, Marx is again that's a common and philosophical quote which many people say, not Yeah, yeah. philosophical as such, but That is some kind of understandable. an Yeah. important life lesson. Ki Marx don't really tell you how you will become, but Yeah. it's just how it is usually. मेरे भी मार्क्स अच्छे नहीं थे, but you can see that I'm also doing the research. लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं थे इसलिए कहीं Yeah. और भी मेरे को This एडमिशन भी नहीं मिला था. So it can be yeah. something like that as well. This is a very great example. Like you are a very great example. But this is also the thing कि matter करते हैं marks not only in admission purposes but आपके clear होते हैं, आपका basically concept clear होता है, आपका जो आपकी पढ़ाई होती है, that is the part. But yeah, exactly. और like in India there are colleges in MSc जैसे कि IITs हैं, IISers. So from there if you do your MSc तो foreign जाने के chances increase होते हैं, या फिर आपको उसी एक पर्टिकुलर लेवल पे घूमना पड़ेगा जैसे बाकी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं इस टाइप पे. या So do you mean कि जिस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, मास्टर्स किया है, उसी की बात कर रहे हैं कि उसमें मास्टर या पीएचडी करना है? नहीं, दैट आई एम आस्किंग कि लाइक अगर हम किसी आईआईटी से आइजर्स से लाइक हम्म. जो एक रेस है कि आप जैम जेस्ट वगैरह क्लियर करिए, टीआईएफआर क्लियर करिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी, मतलब ये काफी ज्यादा लाइक हाई हो जाती है, टीआईएफआर एडमिशन नहीं होता है जल्दी. हम्म. तो दैट इज द पार्ट कि क्या वहां से चीजें इंक्रीज हो जाती हैं अगर आपको फॉरेन जाना है, I या see. फिर इन इंडिया भी अगर आपको करना है पीएचडी तो. या I think to some extent it might matter. ठीक है, just a complicated answer again. There's no single answer to it. क्योंकि मैं जैसे for example मैं टीवी से था, but my या college is not या so well known, ठीक है, but still I'm attend DFR, so that somehow या breaks this, it's just this kind of dogma कि भाई this kind of doctrine कि you have to have some, you have to be graduated from a top pristine institute from your place, and then you'll get into good university. It kind of depends, ठीक है, कि which university you are in and which place you are in. It's just kind of a difficult question to answer. So normally जैसे मैंने भी जहाँ से किया है, it's not a so well known, but DU is still kind of well known thing, ठीक है. But I don't think it anyway helped me getting here itself. But at some places maybe it might matter. ठीक है. If you want to know my opinion, I don't think it really matters at all. What matters is how well you have studied something, how good your project is, if you have worked on a project, and how good of an understanding you have of the field itself. अगर आप कहीं रह के भी अच्छा काम कर सकते हो, if you are going to do good project at some places, which many people do, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, then I don't think it really matters at a place, ठीक है, क्योंकि अगर आप डीओ में भी देखोगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो they can get to very good places, right, from very different campuses, and अच्छे कैंपस में होने के बावजूद उनको कहीं भी नहीं मिल पाता. That's also या counter example, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. दैट I think या ultimately just boils down to the student कि वहाँ पे किस तरीके से they are doing that. I would recommend कि just focus on basics, on the fundamental subjects, because that's what will get you at a place. Ultimately कोई भी place पे भी जाओगे, you'll still feel या this distant from what you want. तो कहीं भी जाओगे, नहीं यार हम यहाँ पे नहीं, वहाँ पे होना चाहिए, वो फीलिंग कभी जाती नहीं है. एग्जैक्टली. या तो देयर इज अ पॉइंट कि या जहाँ पर आप वहां से ऊपर की चीजें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, लाइक यू आर नेवर बी परफेक्ट, परफेक्ट तो चीजें होती नहीं है. तो दैट इज द पार्ट. ओके. that that तो keeps that keeps in happening time to time. So it's simply just wherever you are, just make the most of it. And there's a very good quote about it, that it doesn't matter,
how good your cards are. What matters how well you play what you hold. ठीक है. Yeah. So job के बाद में just play them well. Yeah, everything that matters is your dedication, is your love for physics, and okay, काफी ज्यादा अच्छा लगा बात करके, एंड सही. एक जो मेरे को भी enthusiasm सही. अंदर है, जो enthusiasm अंदर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एंड आई गेस व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज यू नो Yes, sir. व्हेन यू सी समवन हु इज एट द प्लेस वेयर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, तो दैट इज द पार्ट जहाँ पर चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं. ओके, Yeah, sure. तो Definitely. आई गेस मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं जो भी मेरे माइंड में थी, काफी ज्यादा डीप में. और नेक्स्ट थिंग, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट, बट Mm-hmm. जैसे कि जो लाइक आप अभी यहाँ पर है लाइक मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी, तो वहाँ पर आपने जितना भी बताया कि लाइक यू हैव डन योर बीएससी, देन योर मास्टर्स, देन योर पीएचडी, यू आर डूइंग योर पीएचडी देयर आई गेस. हाँ या, तो अगर इंडिया में पीएचडी करते हैं, ठीक है, इंडिया में देयर इज अ कोर्स इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी भी कुछ कॉलेजेस में होता है. लाइक वन ऑफ माय सीनियर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ही इज करेंटली इन आईआईटी कानपुर, पीएचडी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड बाय जैम. तो जैम जैसे एग्जाम्स, जेस्ट जैसे एग्जाम्स देकर हमें एमएससी का कॉलेज मिलता है. बट ये है कि देयर इज अ रेस, देयर इज अ रैट रेस, यू नो, इन आईआईटी जेईई आल्सो, एंड इन द पार्ट जैम की बात करूं मैं, चाहे जेस्ट की बात करूं, तो अगर हम एमएससी किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, लेट्स से लाइक नो मैटर दैट कॉलेज इतना, तो उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, हम बाहर अप्लाई कर सकते हैं. बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम द रियली आपके जितना भी एक्सपीरियंस मैंने सुना उससे मुझे यही लगा कि द थिंग मैटर कि आपने एक्सपीरियंस कितना किया है, रिसर्च पेपर्स कितने किए हैं, ठीक, एंड Not wholly, maybe या partially. That might help. That's या what my major point is. It's not that it या can fully help you. Okay, it can be an additive factor, but not the complete thing. या ओके, तो दैट बेसिकली इंक्रीज द चांसेस. अगर मैं इसको क्लियरली बोलूं तो दैट बेसिकली इंक्रीज द चांसेस. Mhm. तो ओके, तो दिस इज द पार्ट. हाँ ठीक है, मतलब राउंड ऑफ मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, दैट इज थिंग जो क्लियर कर थी कि जिस पेपर्स लिखना इज. हाँ, Mhm. एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं बीच में काट के लगा दूंगा आई गेस, क्योंकि ये चीज स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, जो कि लाइक आपने अपने इनिशियल स्टेज में रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, तो यू हैव टॉक टू योर प्रोफेसर्स, आपके प्रोफेसर से आपने एडवाइसेस ली होंगी, तो हम रिसर्च पेपर किस टाइप से लिखते हैं कि हम लाइक देयर इज अ पार्ट कि लोगों को अच्छा लगे, हम ऐसी क्या चीज ना डालें या किसी चीज मिस इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, दैट इज द Mhm. थिंग. So तो I think that there's layers to this, question while answering. या Because या it depends which point you are at, of this, of this whole stage, because it is a multi, stage process. या So let's assume that let's put some assumptions here. Better है कि आपने एक research project किया है and you find कि उसके outcomes इतने अच्छे हैं, not इतने अच्छे हैं, but it is something which is not being done before, and it actually provides in this context some understanding of the field, and then you feel कि या इसको कर सकते हैं publish, ठीक है. So you reach out to a professor and then they'll suggest you कि write a manuscript, you prepare a draft of it, ठीक है. So you prepare an initial draft on LaTeX. So LaTeX is basically this typesetting or typecasting, whatever you call it, this या software or this language या जिसमें आप लेटेक्स. mathematical या equations भी लिख सकते हो, and you prepare या a whole manuscript in LaTeX. So what you या do is you start with the title, then there is this author, click on one small author है, date if you want to put it, but usually the date is not there. Then there is abstract of the whole paper, which people usually, and in myself I write it towards the end of my writing the paper once my whole paper is completed. And there's keywords, certain keywords, ठीक है, डिपेंड करता है कि इस जर्नल में है उनकी एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं कि आप सिर्फ वही कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, as keywords. And then you start with the introduction, and multiple sections are there, just from methodology discuss करते हो, your whole, या then आपके जो results आप उसको बोलते हो, and then finally you have a discussion session, or discussion and future outcomes, or whatever you want to call it, and then you put the references कि जो आपने references या use करने पूरे text में, ठीक है. And as an additional thing which is optional, depends paper to paper,
there is an appendix. Appendix is something which actually is supplementary material to your entire text. जो आपके main text में कहीं पे बहुत ज़्यादा important नहीं है, but it supplies an additional information to certain things. तो आप appendix डालते हैं towards the end. ठीक है. This is the basic format of a research paper. Now it varies a bit to bit कि आपका format कैसा होगा on the journal that you want to submit it. ठीक है. जब आप journal में submit करते हो तो एक certain format होता है, तो वो format आपको कहीं भी मिल जाएगा. Usually it's an overleaf this online LaTeX platform जिस पर papers लिख सकते हैं, which I usually use. ठीक है. And many researchers use that. So you work on overleaf, you create a document, you prepare this particular format, इस paper आप पूरा लिखते हो, पूरा results आप लिखते हो, and this whole thing is compiled in this one field which is academic writing. Academic writing is kind of a skill in my opinion, ठीक है, क्योंकि this actually tells you how better you can articulate and how better you can communicate your science to the to the audience. And here the audience can be not general public, but in my opinion research institutions, universities, and people who are well versed in those fields, even not well versed, but they do understand the field, and they're reading your papers. ठीक है, तो results and conclusions kind of should be framed in that way कि कोई इसको पढ़े तो easily समझ आ जाए. ठीक है, but the methodology and all those other things are kind of very specialized, so not everyone can understand that. So it depends on journal to journal and how well you can write. And the most important part, other than the results, and of course, is the introduction of the paper. Introduction sets the mood of the entire paper, of the entire article that you're writing. The introduction is actually a very good skill if you know how to write a very good introduction. क्योंकि वो आपका पेपर का पूरा बताता है, सेट करता है एक लेवल कि क्या क्या पहले हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट हैज बीन डन बिफोर, व्हाट हैज बीन इन द करंट डोमेन चल रहा है इस टाइम पे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द कमिंग सेक्शंस, और वो आपने कहाँ से लिया है या फिर वो कैसे करोगे, ठीक है, व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू आंसर इन दिस entire text. So it requires a lot of patience, a lot of time to write that book. And when you write that, it becomes a skill after some time. ठीक है. और अगर आपके पास एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, that can also define till some extent कि किसके आप पेपर जर्नल में भेजोगे, जरूरी नहीं कि 100% के अंदर पब्लिश हो ही जाएगा. You might get rejection. मैंने पेपर भेजे, मेरे को भी रिजेक्शन आए कि they don't feel कि सही नहीं है, फिर उसको कहीं और जर्नल में पब्लिश करो. तो अगर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखे, that can also set some sort of biasness towards the reviewer जो पेपर पढ़ेगा कि कैसे उसको जज करना. या एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप पेपर पब्लिश करते हैं तो उसमें कुछ फीस वगैरह लगती है पेपर पब्लिश करने में जो कि आप पे पड़े. एंड सॉरी, आई डोंट गेट द क्वेश्चन. सुना चाहिए. या आई गेस आई एम सेइंग कि जब हम कोई पेपर पब्लिश करने के लिए किसी जर्नल में भेजते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें फीस देनी पड़ती है कुछ उस पेपर को पब्लिश करने. या So yes, here's the thing. Many journals may require some sort of fee to publish a paper. Not all journals require that. There are many open access journals जिसमें fees नहीं देनी होती, and they're also openly accessible to the public as well. काफी सारी journals हैं जो open accessible भी नहीं है और उसमें आपको fees भी देनी पड़ती है, and some certain combination that also happens. So it depends on journal to journal. ठीक है. For example, जैसे I can give an example of physical review. ठीक है. It's not an open access journal, but आप उसमें बिना फी दिए आप अपने पेपर पब्लिश कर सकते हैं. ठीक है. I mean that is a journal specialized for gravitation, particle and fields. So that is just a specific expertise. Can you please name again name the journal? Journal का name? Physical review. It's PRD. अच्छा, physical review. Yeah. So you don't require fee to publish in that. There is classical and quantum gravity, CQG. There is gravitation. There is European Physical Journal C or Physics Journal C. EPJC. ठीक है. There are so many journals, ठीक है, जो freely आप उसमें publish कर सकते हैं. For example, एक और example देता हूँ. जैसे I'm in European Union, ठीक है. तो यूरोप की साइड से तो मेरा चैनल है दिस एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स A&A. उसमें पब्लिश करने के लिए you have to pay a certain fee. ठीक है. Now I am part of European Union and I am part of this Max Planck Society. So hence I do not need to pay that because Max Planck Society does it for us, and I can publish that freely. So that's an additive advantage for me.
ठीक है, लेकिन ये पता है इसमें भी there's a lot of bureaucratics which happens time to time. ये भी एक तरह का माफिया बन चुका है इसमें। जो जर्नल्स होते हैं they are we call them predatory journals. जो क्या करते हैं, जो या रिसर्च या पैसे लेते हैं बहुत सारे पब्लिश करने के लिए। बहुत पैसा देके, यस। इंडिया में बहुत जर्नल्स हैं ऐसी जो इस टाइप का काम करती है, नो ओपिनियन शुड बी बैड एज सच, कि जो इनका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, एंड पीपल डू पे मेनी लॉट्स ऑफ मनी टू गेट देयर पेपर पब्लिश्ड। एंड दैट इज माय माइंड, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि एनी जर्नल्स जो कि पेपर को ऐसे ही पब्लिश करती है, पैसा लेकर पब्लिश करती है, सो दोस पेपर्स आर नॉट गुड। तो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें पेपर लेना है या नहीं लेना है। तो दैट इज ऑल आपने एक्सप्लेन किया। तो कैसे अराइव करते हैं सारी हब से जो रेप्यूटेड जर्नल लाइक स्प्रिंगर इज अ गुड जर्नल, बट देयर इज आल्सो प्रेडिक्टिव जर्नल जहाँ पर पेपर्स होते हैं। तो इन सब चीजों में काफी बार हम लोग Yeah, गए it हैं। depends on journal to journal. So एक quantitative मैं metric देता हूँ, which is called um, impact factor. Impact factor of a journal determines the या quality of that journal. ठीक है, मतलब in general अगर हम उसको quantify करके हम्म, माने, so every या journal releases their 2 or 4 year impact factor which gives you कि वो कितना अच्छा जर्नल है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि there are certain journals जिसका एवरेज impact factor 1 या 2 है, which is considered to be average kind of journals। ठीक है, now there is this journal which is called Science। ठीक है, साइंस एक बहुत बड़ी जर्नल है, मैगजीन टाइप की है। उसका जो impact factor है, it goes somewhere around 40-45, which is the most prestigious ones. Then there is this या Nature. Nature is the most famous one in astronomy and in कनेक्ट any science field. Science में जाओगे, या nature is the most famous. जिसका impact factor varies journal to journal. In journal nature का खुद का आ रहा somewhere around 40-42 or something. So it's a super big thing if it gets published in Nature itself. ठीक है, then there is one journal which I can talk about, which is PRL, physical review letters. तो letters और research papers दो होते हैं, ये या different या types of papers. Research paper, normal research paper जो होता है वो एक average research paper होता है, आपने काम किया। एक letter is the most advanced thing which you can do in a field, कि आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा important result है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल या फिर फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स, इस टाइप के जो बड़े बड़े रिजल्ट्स होते हैं, you publish them as letters। ठीक है, तो जो PRL है, that journal is considered to be the journal which has produced more research papers which have gotten Nobel prizes। ठीक है, तो जितने भी सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिले हैं, या आई थिंक इन जैसा या फिजिक्स में, तो सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइजेस थे वो जो पेपर्स पब्लिश थे वो PRL में पब्लिश थे। अगर हमें किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जानना है तो कैन बी गेट द इम्पैक्ट ऑफ दैट जो भी है। तो इम्पैक्ट फैक्टर हम आपको दे देते हैं जर्नल की वेबसाइट पे मिल जाता है यूजुअली, दे पब्लिश या करते हैं, दे ओपनली पुट दैट कि या बिकॉज इट्स दैट लाइक इज सेलिंग, इम्पोर्टेंट। इट्स काइंड ऑफ सेलिंग या पॉइंट। ठीक है, लाइक एग्जांपल रिव्यू या सिस्टम सेलिंग होता है, पॉइंट, जैसे आप कोई जितना अच्छा रेस्टोरेंट आपको होगा देख उतना वो है या 5 स्टार है 4 या स्टार है, तो उस टाइप की या चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉक, आई गेस मैंने मैक्सिमम चीजें पूछ ली हैं जितनी भी मेन थी। एंड वेरी वंडरफुल टॉक, आई रियली एंजॉयड। एंड मेरा जो इंतजार था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंतजार थोड़ा मतलब मल्टीप्लाई हो गया। एंड ओके, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट से। आई गेस काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करी होगी हमने, जो कि व्यूअर्स हैं हमारे। एंड आई गेस कि जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एंड सौरभ की लाइफ से समझ आई, दैट इज कि देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डेडिकेशन इन योर माइंड। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सबसे पहले बोला गया था, दैट इज द लव फॉर फिजिक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास वो होगा तो आई गेस जितनी भी ब्रेक डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में इन द होल जर्नी ऑफ रिसर्चिंग, आप उससे झेलेंगे। तो आफ्टर दैट अब आपकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ लास्ट वर्ड्स जो कि आप देना चाहेंगे after that we'll end the podcast. Well, I would just like to say कि you have to be very much prepared कि आप फील्ड में आने वाले हो। ठीक है, it is obviously nice कि आप you get to do some amazing stuff। अगर आप रिसर्च में इन जनरल रिसर्च में आते, ठीक है, you get to work on the brink of the understanding of the universe। ठीक है, you are sitting at the edge क्योंकि आप कुछ ना कुछ contribution देते हो कुछ समझने के लिए। Yeah, So but this also comes with its own challenges। ठीक है, उसके pros भी हैं cons भी हैं, so you have to be well prepared as such। So when you do research,
you overall develop as a human, काफी human instincts भी काफी develop करते हैं, you evolve as a person. So I think that's an important thing for people to remember. Research is as amazing it is, it's also very difficult. So you have या to brace for that as well. लाइक बेसिकली जो इसके एंड रिजल्ट्स होते हैं वो जितने खूबसूरत और जितने अच्छे दिखते हैं, जो बीच की जो जर्नी है वो उतनी ही ज्यादा, यू नो, Mhm. नॉट, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लाइक आपकी बात सुन के लगता है कि हाँ वी कैन कॉल इट हार्ड, बट इट Yeah. डिपेंड्स कि हम किस तरह से लेते हैं, लाइक वी एंजॉयिंग इट, इफ वी आर प्रिपेयर फॉर इट, या वी विल फेस रिजेक्शन, सो वी विल टेक इट एज थिंग दैट जो हमारे रास्ते में आ रही है, लेके आगे बढ़ते चलते। दिस इज टुडेस टॉक। बेसिकली हमें कंट्रीब्यूट करना होता है, जो कि मेरे लास्ट के 6 पॉडकास्ट इस चैनल पर आप देखेंगे, वो काफी ज्यादा अच्छे पॉडकास्ट हैं, काफी ज्यादा ऐसी चीजों पे, रेशनैलिटी, स्केप्टिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब चीजों को प्रमोट करना है हमें, और जो कि काफी ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में प्रमोट करने की, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द कंटेंट, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो टू द वंस जो कि एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्ट नॉलेज मिल पाए, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस हमें नॉलेज मिल पाए, क्योंकि कहीं से भी नॉलेज ले लेने से चीजें नहीं होती हैं। लाइक माई परस्पेक्टिव ऑन द रिसर्चिंग फील्ड ऑन द माई फ्यूचर इज a little bit changed today, ठीक है, काफी सारे, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से चेंज, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द फील्ड, बट आज काफी सारी चीजें जानने को मिली, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, और आई गेस आप लोगों को भी मिली होंगी। तो या, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने से अच्छा है सही सोर्स से इंफॉर्मेशन लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।